वीडियो वीडियो तो आप नमस्कार। तवांग तीर्थ यात्रा, वैसे तो ये कहा जाए कि अपने देश में यात्राओं का बड़ा महत्व है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये आज से नहीं, पुरातन काल से इन यात्राओं का दौर चल रहा है और इस देश में इन यात्राओं का अपने आप में एक बहुत विशेष रूप से महत्व है। यात्रा के माध्यम से देश का भ्रमण होता है और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। अब मैं बात करूं तवांग तीर्थ यात्रा की। यह यात्रा 2012 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के द्वारा शुरू की गई और केवल तवांग तीर्थ यात्रा ही नहीं, माननीय इंद्रेश जी ने तमाम यात्राओं को पुनर्जीवित किया। ऐसी बहुत सारी यात्राएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई थीं, उनको पुनर्जागृत करके देश को एक सूत्र में बांधने का काम इन यात्राओं के माध्यम से माननीय इंद्रेश जी के द्वारा किया गया। तो इसी प्रकार तवांग तीर्थ यात्रा 2012 से शुरू हुई और 2024 हो गया है। इस बार 13वीं यह यात्रा होनी है और इस यात्रा को विशेष बात यह है कि कोरोना काल भी आया, उस कोरोना काल में भी कार्यकर्ताओं ने खंडित नहीं होने दिया। यह यात्रा निरंतर सतत 2012 से चल रही है। यह यात्रा 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक रहने वाली है। नवंबर मास में यह यात्रा हर वर्ष होती है। माता कामाख्या जो एक शक्ति पीठ है, वहां हमें दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा और उसके बाद में यह अगले दिन से यात्रा प्रारंभ होगी गुवाहाटी से। और बल्कि वहाँ के जो लोग हैं बड़े उत्साही और गर्मजोशी के साथ में, जितना भी पूर्वोत्तर भारत के लोगों से बन पड़ता है, वो सभी यात्रियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ऐसे ही गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, वहां पर भी आसाम गुवाहाटी के कार्यकर्ता पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये यात्रा गुवाहाटी से प्रारंभ होकर के मंगलदई से बालीमू बॉर्डर और उसके बाद तेंजिंग गांव होते हुए बॉमडिला और फिर दिरांग पहुंचेगी। दिरांग के बाद में ये सेला पास होते हुए तवांग पहुंचेंगे। तवांग 2-3 दिन का स्टे रहेगा और तवांग से हम एक दिन बुमला पास, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा है, वहां पर सभी यात्री जाते हैं और भारत और तिब्बत की सीमा पर जाके एक देशभक्ति का अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। और वहां चीन सहित पूरे विश्व को यह संदेश दिया जाता है कि चीन, जिस धरती पर तुम खड़े होके घुर्रा रहे हो, वह धरती तुम्हारी और तुम्हारे बाप की नहीं है, यह धरती हमारे तिब्बती भाई बहनों की है और तुम तिब्बत को खाली करो, तिब्बतियों को सौंपो। तो उसके लिए हमने एक नारा भी दिया कि चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। तो इसलिए चीन की जो वास्तविक सीमा है वह चीनी दीवार है और चीनी दीवार का निर्माण चीन के राजा महाराजाओं ने या चीन के जो प्रशासक थे उन्होंने उस समय इसलिए कराया क्योंकि वह अपने देश की सुरक्षा बाहरी शत्रुओं से करना चाहते थे। तो इसलिए
चीन को उसके भीतर जाना चाहिए, अपनी वास्तविक सीमा के अंदर, तभी शांति का एक अच्छा सौहार्द का वातावरण बनेगा। तो इसलिए सभी यात्री जो 300, 350, 400 की संख्या में जो भी जाने वाले हैं, वह केवल मात्र 300, 400 यात्री नहीं, 145 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहां चीन को संदेश देते हुए वापस लौटते हैं तवांग, और फिर उसके बाद वापसी में तवांग से जंग वाटरफॉल, सेला पास, जसवंतगढ़, ये सब देखते करते हुए वापस दिरांग, और दिरांग से फिर हम 25 तारीख की शाम तक तेजपुर होते हुए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी का मंदिर है, और वहां पर एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, महाभैरवी प्राचीन महादेव जी का मंदिर। ऐसा बताते हैं कि वह महादेव जी का मंदिर, वहां पे जो शिवलिंग हैं उनको स्थापित नहीं किया, उनकी उत्पत्ति हुई है, और उस शिवलिंग का आकार स्वतः बढ़ रहा है, और आज काफी बड़ा शिवलिंग हो गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि वहां पर सच्चे मन से जो भी हम भगवान महादेव से मांगते हैं, वे हमारी जरूर सुनते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वहां दर्शन करके फिर उसके बाद 25 तारीख की सायंकाल हम वापस गुवाहाटी पहुंचेंगे। तो इस पूरी यात्रा में मैं ये कहूंगा कि ये एक मल्टीपल यात्रा है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, और जो एक अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्यता है उस दृष्टि से भी। और यह यात्रा, सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप में एक देशभक्ति से ओतप्रोत ऐतिहासिक यात्रा है। तो इसलिए इस यात्रा का अपने आप में बहुत महत्व है। प्राचीन काल में ऐसा बताते हैं कि इस यात्रा पर कभी कभी टुकड़ियों में, कभी 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग चले गए, ऐसे, और कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती थी। ऐसे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, बौद्ध, लामा, भंते, भिक्षु समय समय पर जाया करते थे। तो इसलिए लेकिन 2012 में इसको एक सूत्र में बांधने का काम माननीय नरेश जी के द्वारा किया गया, और तब से लेके अब तक यह यात्रा सतत चल रही है। और इस यात्रा के माध्यम से जो तमाम स्थान हैं, प्रकृति का सुंदर भव्य नजारा जो देखने को अपने आप में मिलता है, सभी यात्री बहुत ही आनंदित होते हैं उस प्राकृतिक सौंदर्यता को देख करके। तमाम प्रकार के वहाँ मंदिर हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, और जब हम तवांग जाते हैं तो वहां पर जो विश्व विख्यात तवांग मठ है, वहां दर्शन करके जो शांति की अनुभूति होती है, वह भी अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखती है। इसी प्रकार तवांग में जो छठे दलाई लामा थे, उनका जन्म स्थान है, वहां दलाई लामा जी के पद चिन्ह हैं, उनको देखने का अवसर मिलता है। और साथ ही जो हमारी देशभक्ति, और जो 1962 में 20 अक्टूबर को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस युद्ध में जो हमारे देश के जवानों ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया, अपने साहस का, वीरता का जो परिचय दिया, जगह जगह तमाम स्थानों पर, वहां पर वो है चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं। वह अपने सैनिकों की जो वीर गाथाएं चप्पे चप्पे पर वहां जो लिखी हुई हैं, उनको देखने का, सुनने का जो हमें इस यात्रा के माध्यम से अवसर मिलता है। तो इसी प्रकार ये तमाम तरीके से, और मैं ये कहूँ कि इस यात्रा के माध्यम से मैंने एक स्थान का नाम भी लिया, बालीमू बॉर्डर, जो कि भारत के आसाम, अरुणाचल और भूटान का बॉर्डर है। तो भूटान में पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस यात्रा के माध्यम से सभी यात्री भूटान जाकर के भी वहाँ भूटान के भी कल्चर को देखते हैं, समझते हैं। और यह यात्रा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों से बाकी देश के नागरिकों का जो आपस में मिलन होता है, जो बातचीत होती है, वहां पर जाके हम वहां के नागरिकों के साथ में जो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, वे अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और लघु भारत के दर्शन उस पूर्वोत्तर भारत की धरती पर केवल और केवल इस यात्रा के माध्यम से होते हैं। वहां के लोग, चाहे वो आसाम के लोग हों, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश के लोग हों, पूरे वर्ष भर ये प्रतीक्षा करते हैं
कि माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में तवांग तीर्थ यात्रा आएगी। ऐसे उनको पूरा वर्ष भर इंतजार रहता है। तवांग मठ के बारे में जरा मुझे बताइए। हाँ, मैंने बताया तवांग मठ विश्व का ये एक सुविख्यात मठ है। छठे दलाई लामा जी का जन्म स्थान है। और मैं ये भी कहूंगा कि आपको ध्यान होगा ही कि जब अभी जो अपने 14वें दलाई लामा हैं, जब भी वे अरुणाचल जाने की बात करते हैं, बौद्ध मठ तवांग मठ जाने की बात करते हैं, तो चीन के पेट में दर्द होने लगता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता रहा है। तो इसलिए वह हमेशा चीन परम पावन दलाई लामा जी की यात्रा का विरोध करता रहा है। और जबकि उसका विरोध नाजायज है, भारत की सरकार भी उस विरोध को नहीं मानती, बल्कि उसको उत्तर देने में सक्षम है। और अब चीन को उत्तर अच्छे से मिलने लगा है, जवाब उसको अच्छे से मिलने लगा है। और भारत सरकार ने पावन दलाई लामा जी को जाने की अनुमति भी दी और भव्य उनका अभिनंदन भी वहां पर अरुणाचल प्रदेश और तवांग मठ में हुआ। जसवंतगढ़ जो एक शहर वहाँ का शहर है, उसको कैसे देखते हैं, क्या उसकी विशेषता है? हाँ, जसवंतगढ़ मैं बताता हूँ उसके बारे में। जब 1962 का युद्ध चल रहा था, उसमें हमारे देश की जो जवान थे, बटालियन थी पूरी, सभी जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस समय केवल एक जवान जो कि जसवंत सिंह के नाम से थे, वे अकेले बचे थे। और परली तरफ चीन की पूरी बटालियन थी। वह जसवंत सिंह इतना वीर बहादुर अकेले रहते हुए हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने 72 घंटे लगातार बिना सोए भूखे प्यासे रहते हुए चीन की सेना को दर्रे के उस पार तक रोके रखा। उन्होंने क्या किया कि ऐसी 4-5 अलग अलग स्थानों पर, पहाड़ियों पर बंदूकें लगा दी और 72 घंटे भागते भागते, कभी इस पहाड़ी पर, कभी उस पहाड़ी पर, कभी इधर कभी उधर गोलियां चलाते रहे। और चीन की सेना को ये मुगालता रहा कि भारत की एक बहुत बड़ी टुकड़ी है। तो लेकिन दुर्भाग्य था कि जयचंदों का हिंदुस्तान में हर काल में कोई कमी नहीं रही है। तो उसमें भी किसी ने चीन की सेना को जाके मुखबरी की। चीन की सेना आगे बढ़ी और जसवंत सिंह जी को गोली मार के वह वीरगति को प्राप्त हुए और उनका गला काट करके, गर्दन काट के चीन की सेना ले गई। तो उनकी याद में उस स्थान का नाम जसवंतगढ़ रखा गया। और उस जसवंतगढ़ में जसवंत सिंह जी का वहां मंदिर बना है। और जब हम जाते हैं यात्रा में, सभी यात्री जसवंत सिंह जी को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ऐसा वीरत्व स्थान है जसवंतगढ़। एक माधुरी लेक भी है भाई साहब वहाँ पे, उसको कैसे देखते हैं और क्या उसकी ऐसा है माधुरी लेक, वैसे उसका जो असली नाम है वह है सांगेस्टर लेक। ये लेक जो है सांगेस्टर लेक, ये तवांग और बुमला पास के बीच में है। वहां पर उस लेक में बहुत सुंदर लेक है, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी झील है, वहां बोटिंग है, बड़े सुंदर सुनहरे ऊंचे पहाड़ हैं। और उस स्थान पर जो है झूले और आदि, मतलब इस प्रकार से घूमने का और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है वह माधुरी लेक जो आप बता रहे हैं। उसका नाम कैसे पड़ा? एक मूवी आई थी कोयला, उसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, इन्होंने वहां शूटिंग की थी। तो उसके बाद से उस स्थान का नाम स्थानीय लोगों के द्वारा वह माधुरी लेक पड़ गया। तो ये उस स्थान की विशेषता है। जोगिंदर बाबा का मंदिर है वहाँ पे, 1962 में बना है, क्या है उसकी? नहीं, जोगिंदर बाबा का जो मंदिर है वह सिक्किम में है, जो नाथुला बॉर्डर है। क्योंकि 1962 का जो युद्ध हुआ था वो पहले सिक्किम के रास्ते हुआ था, फिर उसके बाद वो घूम करके तवांग हुआ, अरुणाचल, तो वहां पर है। यात्रियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, यह यात्रा देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा है। और जीवन में एक बार इस यात्रा में हम सभी को जाना चाहिए। और इस यात्रा के माध्यम से
हम वहाँ की संस्कृति का उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने बारे में भी वहाँ के लोगों को बता सकते हैं। और जो हमारे देश के वीर जवानों ने 62 में देश की रक्षा करते हुए एकता और अखंडता के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया, वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखते रहें, उनको नमन वंदन करते रहें। साथ ही दो बहनें सैला और नूरा, जो लड़कियां थी, युवतियां थी, उन्होंने भी किस प्रकार इस 62 के युद्ध में भारतीय सेना सैनिकों के लिए अपने घर से भोजन, चाय पानी की, नाश्ते की व्यवस्था वे करती रही। और उस समय उन्होंने भी अपने प्राण गंवाए। ऐसे इन सबको हम नमन और वंदन करते हुए, यही इस यात्रा का महत्व है, हम उनको याद रखें, अपने दिलों में याद रखें, अपने दिमाग, मन, मस्तिष्क में याद रखें। इस यात्रा का हिस्सा जरूर बने, यही मैं कहूँगा।